हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 209 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो 31 नंबर से शुरू होगा और आपको क्वेश्चन के साथ इसकी व्याख्या भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का, जो 31 नंबर से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? निम्न में से कौन संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है वेंथम, ऑप्शन बी है ऑस्टिन, ऑप्शन सी है हॉब्स, ऑप्शन डी है बार्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 31 का डी सही हो जाएगा। बार्कर मोजे जो हैं वो एकल तत्ववादी सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं। बाकी के वेंथम, ऑस्टिन और हॉब्स जो हैं एकल तत्ववादी सिद्धांत के समर्थक है। तो इसको याद रखिएगा कि ये तीनों एकल तत्ववादी सिद्धांत के क्या हैं? समर्थक हैं, जबकि बार्कर महोदय समर्थक नहीं है। ऑप्शन व्याख्या देख लेते हैं इसका। ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता के एक तत्ववादी सिद्धांत की आलोचना प्रमुखतः बहुलवादी विचारकों द्वारा की गई है। एकलवादी जो है एक तत्ववादी सिद्धांत है, तो उसकी आलोचना जब भी की जाएगी तो वो बहुलवादी विचारकों द्वारा ही किया जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बहुलवादियों का मानना है कि राज्य भी अन्य समुदायों के समान एक समुदाय है। जो बहुलवादी मानते हैं वो क्या मानते हैं कि राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक समुदाय है, अतः प्रभुसत्ता राज्य का नहीं सभी समुदायों की विशेषता है। इस तरह प्रभुसत्ता एकल तत्ववादी न होकर द्वैतवादी है। प्रमुख बहुलवादी विचारकों में बार्कर का नाम आता है, क्रैब का नाम आता है, लास्की है, मैकाइबर है, लिंडसे हैं। जबकि हॉब्स, वेंथम क्या हैं? आपके एकल तत्ववादी संप्रभुता के समर्थक है। तो एकल तत्ववादी में और इसमें जो है एकल वाले में आप देखेंगे, एकल तत्ववादी में तो किनका नाम आ जाता है? एकल में आपके आ जा रहा है ऑस्टिन का नाम। फ्रेंड्स, एकल तत्ववादी में ऑस्टिन का नाम आ गया आपके, इसको याद रखिएगा ऑस्टिन। और इसके बाद आपका हॉब्स आ गया, हॉब्स। ये सब नोट कर लीजिएगा और इसमें ऐड करते चलिएगा। एकल तत्ववादी में कौन कौन है? ऑस्टिन हो गया आपका, हॉब्स हो गया और इसके बाद वेंथम। ये तीन है आपके किसमें? तो ये तीन आपके एकल तत्ववादी में है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में इसी तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन जो आपको नहीं आएगा। और इसके बाद जो आपके बहुलवादी विचारकों में है, तो बहुलवादी में कौन कौन है फ्रेंड्स? तो बहुलवादी में है, बहुलवादी यहाँ पे लिख दिए बहुलवादी। तो बहुलवादी में आपको याद रखना है कि बहुलवादी में पहले आपका बार्कर महोदय आ जा रहे हैं, बार्कर। तो इसको याद रखिएगा, बार्कर महोदय हो गए। अब लास्की भी है, लास्की किस में है? तो बहुलवादी संप्रभुता के जो बहुलवादी सिद्धांत है उसमें लास्की, बार्कर का नाम आ रहा है, मैकाइबर का नाम आ रहा है और क्रैब का नाम आ रहा है, मैकाइबर। इसको नोट कर लीजिएगा, इस तरह पेपर आप नहीं दे सकते हैं, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। और इसके बाद आपके क्रैब का नाम आ रहा है फ्रेंड्स। तो क्रैब, इस तरह आप नोट्स बनाते चलिए, अलग अलग लिख लीजिए, क्रैब और लिंडसे। ये 5 नाम कम से कम याद रहेगा तो आप ऑप्शन के साथ आंसर कर सकते हैं। उसमें थे एकल तत्ववादी में वेंथम, हॉब्स और ऑस्टिन का नाम था। बहुलवादी में बार्कर, लास्की, मैकाइबर और क्रैब और इसके बाद लिंडसे का नाम आता है। तो ये थे कुछ विचारक एकल तत्ववादी और बहुल तत्ववादी संप्रभुता के सिद्धांत के। आगे चलते हैं, 32 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लेटो व अरस्तु के विचारों में तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अगर हम तुलना करते हैं तो इसमें से कौन सा कथन सत्य आएगा, ये आपको बताना है। पहला कथन बोल रहा है कि प्लेटो के अनुसार राज्य साध्य है। प्लेटो के अनुसार क्या है? राज्य साध्य है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साध्य है। दूसरा है बी ऑप्शन है, प्लेटो के अनुसार राज्य साधन है जबकि अनुसार व्यक्ति साधन है, जबकि अरस्तु के प्लेटो के अनुसार क्या है? राज्य साधन है, जबकि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति साधन है। इसमें ये है, आगे पीछे हो गया है। आगे देखिए, ए डी का रहा है सी, प्लेटो के विचार उग्रवादी हैं जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी हैं। ये वाला आपको कथन कुछ सही दिख रहा है। प्लेटो राजतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था मानता है, जबकि अरस्तु के लिए सबसे अच्छा शासन कुलीन तंत्र है। तो कहीं ना कहीं ये सब तीनों गलत हैं दोस्तों। जो सत्य है वो आपका सी सत्य है कि प्लेटो के विचार जो है उग्रवादी है और अरस्तु के विचार कहीं ना कहीं रूढ़िवादी है, मतलब वो पुराने विचारधारा का था, ये कहीं उग्रवादी था। दोनों में यही अंतर है। व्याख्या देख लीजिए,
प्लेटो के विचार राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्रांतिकारी है। प्लेटो का जो विचार है वो राज्य में परिवर्तन की दृष्टि से क्या है, क्रांतिकारी है, रेडिकल है, जबकि अरस्तु के विचार रूढ़िवादी है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में सामाजिक रीति रिवाजों में आमूल चूक परिवर्तन करता है। जो प्लेटो है वो अगर आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है तो उसका मानना है कि जो समाज में रीति रिवाज है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, जबकि अरस्तु की मान्यता में हमें युगों से चले आ रहे अनुभवों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब जो पहले से चली आ रही है परंपरा है उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसा मानना है अरस्तु का। प्लेटो का मानना है कि जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है, उसमें आमूल चूक परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, वास्तव में प्लेटो जहां अतिवादी है वहीं जो है अरस्तु मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला है। तो दोनों में यही अंतर है, इसको नोट कर लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा और पेपर करते रहिए। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान के अनुसार राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन है? किस विद्वान के अनुसार जो राजनीतिक विज्ञान है वो राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए है गार्नर, ऑप्शन बी है सीले, ऑप्शन डी है ब्राइस, ऑप्शन सी है ब्राइस, ऑप्शन डी है गैटिल। 33 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 33 का आंसर हो जाएगा 4 डी गैटिल। गैटिल के अनुसार जो है राजनीतिक विज्ञान राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है, ऐसा मानना है गैटिल महोदय का। किसका मानना है? तो गैटिल का मानना है, इसको याद रखिएगा। गैटिल ने व्याख्या देखिए, गैटिल ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के अध्ययन के रूप में की है। गार्नर का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य के साथ होता है। तो एक इसका है, 2 कोटेशन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। गैटिल का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य के अध्ययन के रूप में की है। अगर राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित किया गया है गैटिल के माध्यम से तो उनका मानना है कि राज्य का जो है राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन के रूप में की है। राजनीतिक विज्ञान जो है क्या है? राज्य के अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन ही राजनीतिक विज्ञान कहलाता है, ऐसा मानना है गैटिल का। जबकि गार्नर महोदय अलग कहते हैं। गार्नर का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान का जो है आरंभ और अंत किससे होता है? तो राज्य के साथ ही होता है। ऐसा मानना है कि राज्य के जो राजनीतिक शास्त्र है उसका विषय वस्तु पूर्ण रूप से राज्य के साथ जुड़ा है, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान का जो है आरंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। अगर राज्य नहीं है तो उसका अंत हो जाएगा, राज्य है तो वो उसका आरंभ है, ऐसा करना है गार्नर महोदय का। आगे चलते हैं 34 नंबर। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है? जो भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो राज्यपाल होता है, राज्यपाल के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता, ये तो गलत है। हमको क्या सही नहीं है ये बताना है, तो हमको लग रहा है यही वाला हो जाएगा, 34 का ए ही हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग राज्यपाल हो सकते हैं। एक राज्यपाल मतलब एक व्यक्ति है तो वो 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, ऐसा है हमारे संविधान में, ऐसा उल्लिखित है। आगे है राज्यपाल विधान परिषद को पदेन सभापति नहीं होता है। राज्यपाल विधान परिषद का पदेन सभापति नहीं होता है। ऑप्शन सी कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग है, और ऑप्शन डी कह रहा है वो अपने कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रह सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो गलत है, जो आपका सही नहीं है, वो आपका क्या है? ए सही है। ए मतलब सही नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति क्या है? राज्यपाल हो सकते हैं। और डी वाला में जो है वो अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद भी नए राज्यपाल की नियुक्ति तक बना रह सकता है, ये क्या है? सत्य है, क्योंकि राज्यपाल की जब तक नियुक्ति नहीं होगी और इसका कार्यकाल पूर्ण होगा तब भी वो अपने पद पे रहता है। तो ये तीनों कथन कहीं ना कहीं राज्यपाल के बारे में सही है, और ए वाला जो है एक गलत है। तो इसको आप ध्यान से देकर नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनने का पूरा संभावना है। व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक 2 मतलब एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो वो अनुच्छेद है संविधान का 153 के तहत। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है अनुच्छेद 168 के अंतर्गत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। 168 के तहत राज्यपाल जो होता है राज्य विधानमंडल का क्या होता है? अंग होता है। एवं 156 के अंतर्गत वह कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि
कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्यपाल अपने कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद अपने पद पर बना रह सकता है जब तक कि नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती है। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद आपका 156 के तहत कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा, 156 में इस बात का जिक्र है। राज्यपाल विधानसभा का पदेन सभापति नहीं होता है। इस तरह विकल्प ए गलत है तथा उत्तर ए होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है? ऑप्शन ए है केसी ह्यूयर, ऑप्शन बी है डी वसु, ऑप्शन सी है नानी पालकीवाला, ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा 35 का? 35 का आंसर डी के साथ जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन जो हैं उन्होंने सहकारी संघवाद का एक उदाहरण कहा है भारतीय संविधान को। व्याख्या देख लीजिए इसका। अब देखिए यहाँ से 10 क्वेश्चन आपका बन जाएगा, यहाँ ही से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे व्याख्या में, तो इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद मानने वाले में ग्रेनविल ऑस्टिन एवं ए.एन. विर्च प्रमुख हैं। तो 2 हो गए, तो दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो किसी एक को करेंगे, जैसे और दोनों दिया है तब भी दोनों को कर लेंगे। तो भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में मानने वाले में कौन है? ऑस्टिन है और विर्च जो हैं प्रमुख हैं। तो ये 2 लोगों का नाम याद रखिएगा। अन्य तथ्यों में देखते हैं तो भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है। जो भारतीय संघ है वो क्या है? अर्ध संघात्मक है। एक किसने कहा है? तो केसी ह्यूयर ने कहा है। किसने कहा है कि भारतीय संघ अर्ध संघवाद है, संघात्मक है? तो वो कहे हैं केसी ह्यूयर ने। आगे एक क्वेश्चन है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है। तो भारत कैसा है? एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है। एक किसने कहा है? तो केसी ह्यूयर ने। केसी ह्यूयर का 2 कथन है कि भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है, ये भी कथन है केसी ह्यूयर का। और उनका दूसरा कथन है कि भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है, ऐसा कहना है केसी ह्यूयर का। आगे है, भारतीय संविधान का ढांचा संघीय है। जो भारतीय संविधान का ढांचा है वो कैसा है? बनावट कैसा है? संघीय है, किंतु झुकाव एकात्मक की ओर है। एक किसने कहा है? तो एक कहा है डी.एन. बनर्जी ने। डी.एन. बनर्जी ने इस बात को कहा है। आगे है, सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा है? सौदेबाजी का जो भारतीय संघवाद है वो कैसा है? तो सौदेबाजी का संघवाद का नाम किसने दिया है? मोरिस जोन्स ने दिया है। इसको अलग अलग लिख लीजिएगा तो समझने में आसानी होगी। आगे है, भारतीय संघवाद न तो पूरी तरह संघात्मक है और न ही पूरी तरह एकात्मक, वरना दोनों का मिश्रण है। तो दोनों का मिश्रण किसने माना है? तो डी वसु ने माना है। तो दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन यहीं पे बन गए हैं और इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है? क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन ए है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी है संसदीय शासन, ऑप्शन सी है सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी है ग्राम गणराज्य। तो 36 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी सही हो जाएगा, संसदीय शासन। ये क्या है? कहीं ना कहीं होम रूल की संकल्पना जिसका हिंद स्वराज में रूपरेखा दी गई है भाग नहीं है। तो वो कौन सा भाग नहीं है? तो संसदीय शासन का भाग नहीं है, ऐसा रूपरेखा नहीं है हिंद स्वराज में। व्याख्या देख लीजिए, संसदीय शासन महात्मा गांधी के होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज में रूप रेखा दी गई है भाग नहीं है। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान पानी के जहाज में किया था। यह मात्र 4 पेज या 30,000 शब्दों में है। यह गुजराती भाषा में है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस भाषा में है हिंद स्वराज? तो गुजराती भाषा में है। यह मात्र 4 पेज में है। यह मात्र 4 या 30,000 शब्दों में है। तो 4 पेज तो नहीं, ज़्यादा मोटी है किताब, लेकिन अब कैसे बनाते हैं लोग, ज़्यादा मोटी नहीं है तब भी कुछ पेज है, अब साइज कितना होता है वो है। तो ये यहाँ ये तथ्य याद रखिएगा, 30,000 शब्दों में है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? कौन सा संशोधन क्या करता है? मंत्रियों की जो संख्या है उसको सीमित करता है। तो 73वां संशोधन, 86वां संशोधन, 87वां संशोधन
91वां संशोधन। तो आंसर क्या हो जाएगा 37 का दोस्तों, डी सही हो जाएगा। 91वां जो संशोधन 91 जो संशोधन है उसके तहत क्या किया गया है, जो मंत्रियों है मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है 91 संशोधन। व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार को नियमित स्थिति प्रदान करता है। इसके तहत केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार को निम्न सदस्यों की संख्या के 15% करने की व्यवस्था की गई है। दल बदल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस संशोधन में छोटे राज्यों जैसे मिजोरम, सिक्किम आदि को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है, ये बताना है। स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता, अंतर्भावता। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो 38 का जो आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा। अंतर्भावता कोई ऐसा संप्रभुता की क्या है विशेषता नहीं है, बाकी के सब हैं। स्थायित्व है, निरपेक्षता है और अविभाज्यता है, ये क्या है संप्रभुता की विशेषता है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए, संप्रभुता एक पूर्ण और असीमित शक्ति है। संप्रभुता क्या है, एक पूर्ण और असीमित शक्ति है। राज्य के बाहर भी अपने राज्य के संदर्भ में उसे सर्वोच्च माना जाता है। प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून को कानून नहीं मानता, क्योंकि वह किसी प्रभुसत्ताधारी या इच्छा को व्यक्त नहीं करता है। प्रभुसत्ता जो है अदेयता है, मतलब किसी को दिया नहीं जा सकता है। अविभाज्यता है, इसका विभाजन नहीं होगा। अस्थायित्व है और निरपेक्षता होती है, निरपेक्षता होती है और ये अस्थायित्व है। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए है बोधा का, बी है रूसो का, सी है लाक का, डी है हाब्स का। तो 39 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो डी सही हो जाएगा। ये कथन किसका है, तो हाब्स महोदय का है। हाब्स महोदय का मानना है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है, तो हाब्स का है। व्याख्या देख लीजिए इसका, संप्रभुता के बारे में विचार व्यक्त करते हुए हाब्स ने कहा है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। वास्तविक कानून क्या है, उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का क्या है, अधिकार प्राप्त है। संप्रभुताधारी ईश्वरीय प्राकृतिक या अन्य किसी भी कानून से बाध्य नहीं है। राजकीय कानून संप्रभुता की आज्ञाएं मात्र हैं और वह उनसे ऊपर हैं। तो इसको रोककर अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं 40 नंबर, नीचे से योजना बनाना हिस्सा है। नीचे से योजना बनाना किस चीज़ का हिस्सा है। ऑप्शन ए है दबाव समूह के स्तर पर उपयोक्ताओं को पसंद करता है का त्रिमूल लोकतंत्र का, सी है उच्च स्तर पर उपभोक्ताओं की पसंद का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 का, बी सही हो जाएगा, त्रिमूल लोकतंत्र का। नीचे से योजना बनाना हिस्सा है तो किसका हिस्सा है, त्रिमूल लोकतंत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी सही है। व्याख्या देख लीजिए, नीचे से योजना बनाना ऋणमूल या त्रिमूल रहेगा, लोकतंत्र का हिस्सा है। प्रजातंत्र समानता तथा स्वतंत्रता पर आधारित शासन है। यह इस विचारधारा का खंडन करता है कि कुछ लोग आदेश देने और कुछ लोग आदेश पालन करने के लिए पैदा होते हैं। तो लोकतंत्र किसका खंडन करता है, तो लोकतंत्र इसका खंडन करता है कि कुछ लोग आदेश देने और कुछ लोग आदेश पालन करने के लिए पैदा होते हैं। तो ये इसका खंडन करता है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। आप टोटल वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों धन्यवाद।